नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने। और 9 जून को देश के भीतर भी, देश के बाहर भी जितने उनके विरोधी हैं, जो नहीं चाहते थे कि तीसरी बार वो देश की कमान संभालें, और जिन्होंने तालियां बजाकर के खुशी जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी 240 पर ठहर गई है और अब तो इनका काम तमाम किया जा सकता है, यानी इनका रास्ता रोका जा सकता है। और 230-32 सीटें जीतने वाली पूरी जमात, जिनमें कांग्रेस भी, टीएमसी भी, सपा भी, जितने भी आपके शरद पवार, उद्धव ठाकरे, छोटे-मोटे जितने भी दल हैं, वो सब मिला करके अब नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकते हैं। लेकिन बहुत जल्दी इनको एहसास भी हो गया कि ना नीतीश टूटेंगे, ना चंद्रबाबू नायडू, और बाकी तो छोड़ दीजिए, छोटे-छोटे दल भी नहीं टूटेंगे। और फिर ये हुआ कि 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेकर के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कहां-कहां से किस-किस तरह के रिएक्शन शुरू हुए थे, जरा याद करिए। जिस दिन वो शपथ ले रहे थे, उसके 1.5 घंटा पहले जम्मू में तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक हुआ था, और इसके बाद भी ये लगातार जारी रहा। एक के बाद एक कई ट्रेन जो हैं वो बेपटरी हो गई, पटरी से उतर गई। सैकड़ों यात्री जो है वो मारे गए। जम्मू कश्मीर में केवल 9 जून को वो घटना नहीं हुई थी जो रियासी में हुई थी, जो तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक हुआ था। उसके बाद लगातार लगातार आतंकवादी हमले हुए। ये बौखलाहट थी सीमा पार बैठे हुए आतंकवादियों के, जो शुभ चिंतक हैं उनकी भी, और जो किसी भी तरीके से अपने गुस्से का इजहार करना चाहते थे, सीमा के उस पार भी और सीमा के इस पार भी उनकी। और चूंकि लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में बहुत सफलतापूर्वक और बड़े पैमाने पर टर्नआउट हुआ था, लोग तो कह रहे हैं कि 40 साल बाद इस तरीके से लाइन में लग कर के लोगों ने वोटिंग किया था। 50% से ऊपर वोटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में दर्ज किया गया बहुत सालों बाद। तो इसलिए ये गुस्सा, ये नफरत, ये जो बौखलाहट है, ये कुंठा के रूप में किसी न किसी रूप में निकलनी शुरू हुई। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दल, जिनके बड़े नेताओं पर गंभीर एलिगेशन हैं, आरोप हैं भ्रष्टाचार के, जिनके खिलाफ सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, यहाँ तक के एनआईए की जांच पड़ताल चल रही है कुछ मामलों में, वो सारे गैंग अप हुए हैं। और इनको एक्चुअल में उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से इन्होंने पूरा चुनाव प्रचार डिजाइन किया था और जिस तरीके से कई कई टूल किट का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और जिस तरह का परसेप्शन इन्होंने क्रिएट कर लिया था, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, यानी हिंदुओं में फूट डालो। 20% तो जो मुस्लिम हैं वो है ही हमारे साथ, जो बाकी के 80% बचते हैं उनमें फूट डालो, आरक्षण की बात करो, संविधान खत्म कर देंगे, तमाम तरह की जो भी आप, और वो खटाखट वाला, ये सब करके जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोका, वो भी इनके एक्चुअल में काम आया नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की कमान संभाल ली। अब संकट क्या है? संकट अब ये है कि जिस दिन से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तीसरी बार, उसी दिन से ये लोग कभी संविधान की प्रतियां लेकर के पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के भीतर घूमते हैं,
कभी संसद के भीतर हंगामा करते हैं, प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाता है सरकार की तरफ से, उस पर पक्ष विपक्ष की तरफ से अपनी-अपनी बात रखी जाती है। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से राहुल गांधी ने भी रखी थी। 1 घंटा 40-42 मिनट बोले। फिर जब प्रधानमंत्री की जवाब देने की बारी आई, तो उनको बोलने नहीं दिया गया। यानी संसद के भीतर एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया गया कि देश के तीसरी बार निरंतरता में चुने गए प्रधानमंत्री का गला दबाने की कोशिश की गई कि वो जो कह रहे हैं देश की जनता तक पहुंचना नहीं चाहिए। इसके अलावा आप में से बहुत सारे लोगों ने नोट किया होगा, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी जो चेयरपर्सन होते हैं, यानी वहां सभापति जगदीप धनखड़ साहब, जो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, और लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला, उनके खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां, और बाहर इनके कुछ लाभार्थी जो इनके पाले हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो भी जिस तरीके से उनका चरित्र हनन करने में लगे हुए हैं, वो ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। यानी आप देश के प्रधानमंत्री को भी ये कहो कि ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं, इनको तो प्रधानमंत्री बनने का नैतिक अधिकार ही नहीं था। आप स्पीकर के खिलाफ भी चरित्र हनन की मुहिम शुरू करो, आप सभापति पर भी सवाल खड़े कर दो, और सदन के भीतर जिस तरीके से राहुल गांधी डेलिबरेटली कभी शिवजी की, कभी गुरु नानक देव की, कभी यीशु की, दूसरे चित्र लेकर के पहुंचते रहे, प्रदर्शित करते रहे, और नियम, रूल्स और कानून जिनसे सदन चलते हैं उनकी खुली अवहेलना, चेयर के दिशा निर्देशों का उल्लंघन, चेयर की तरफ से पीठ फेर करके बैठना और किसी से बातें करते रहना। जहां ये बैठते हैं वहां कुछ इस अंदाज में बैठना, ऐसे हाथ फैला करके कि जैसे घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके टेलीविजन देख रहे हों। यानी ये हर तरह का कृत्य कर रहे हैं जिससे सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी टकराव की स्थितियां पैदा हों, हंगामे हों, और जो बेसिक चीजें हैं उन पर फोकस होने के बजाय चीजों को डिरिल्ड किया जाए किसी भी तरीके से, और जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जो लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज किया जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने अपने कुछ प्रोग्राम्स में ये कहा था, याद करिए, वो क्लिप मिलेगी मैं आपको दूंगा। मैंने कहा था कि ये सब क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और कुछ दूसरी जगहों की अपनी सभाओं में लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रचार कर रहे थे, उसमें ये कहा था कि जैसे ही हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी, उसके बाद चाहे शराब घोटाले के भ्रष्टाचारी हों, आरोपी हों, चाहे नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचारी और आरोपी हों, अपराधी हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि सरकार बनने के अगले 6 महीने के भीतर देश में बड़े राजनीतिक भूचाल आने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए यह भी कहा था कि साहब, बहुत कड़ी और बड़ी कार्रवाइयों के लिए अब देश जो है वो तैयार रहे। ये बड़ी और कड़ी कार्रवाइयां क्या हैं? और चूंकि नेशनल हेराल्ड में तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही एक्यूज नंबर 1 और 2 हैं, और उसमें दोनों से ईडी
8 दौर की पूछताछ ऑलरेडी कर चुकी है। 5 दौर की पूछताछ राहुल गांधी से हुई थी और 3 दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से हुई थी। वैसे तो साहब इस देश में इस खानदान से कोई आंखों में आंखें डाल करके बात कर ले या मामला ही दर्ज कर ले इनके खिलाफ, जरा याद करो। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड घोटाले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कोर्ट में। उस पर विधिवत सुनवाई शुरू हुई 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। 2015 तक ये चक्कर कटवाते रहे और कभी हाई कोर्ट जाते थे, चैलेंज करते थे कि साहब हमारे खिलाफ ये मामला बनता नहीं है, इसको खारिज करिए। कभी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के इनकी याचिका खारिज करने के बाद ही आगे बढ़ा। तो ये दिसंबर 2015 में, संभवतः दिसंबर में ही इन्होंने फिर जमानत ली, माँ बेटा ने, और ये तब से जमानत पर बाहर है। आप अंदाजा लगाइए, 9 साल से जमानत पर बाहर हैं। तब से कई राज्यों के चुनाव हो चुके, 2 लोकसभा के चुनाव हो चुके 2019 और 2024 में। इनकी जमानत ही खत्म नहीं हो रही है, इनकी अरेस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, जो पेशबंदी की जा रही है, जो रोज रोज हंगामे किए जा रहे हैं, ये पेशबंदी केवल और केवल इसलिए की जा रही है ताकि जब ईडी कोई कार्रवाई करे, दंडात्मक कार्रवाई जिसको कहते हैं, यानी अरेस्टिंग, तब ये कहा जा सके कि साहब चूंकि हम नरेंद्र मोदी सरकार की कमियां गिना रहे थे, उनकी खामियों को उजागर कर रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी, इसलिए हमारे खिलाफ बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है। यानी राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा। राहुल गांधी का ये एक्स पर मैसेज आपने देख लिया होगा। क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने लिखा है कि साहब, ये जो मेरी चक्रव्यूह पर स्पीच थी पार्लियामेंट में, इसके बाद ईडी के ही अंदरूनी सूत्रों ने मुझे ये बताया है कि साहब रेड की तैयारी की जा रही है, योजना बनाई जा रही है। तो लिखते हैं कि मैं इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्कुट जो है ईडी के छापा मारने वाले अधिकारियों को ऑफर करूंगा। ये राहुल गांधी का एक्स पर मैसेज है, ट्वीट किया है, ट्वीट पर मैसेज है, ट्विटर पर। क्यों क्यों मैसेज करना पड़ रहा है ये? याद करिए, शुरू शुरू में जब ये ईडी ने और सीबीआई ने शराब घोटाले में शिकंजा कसना शुरू किया था, विजय नायर सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। कुछ नौकरशाह, कुछ शराब कारोबारी भी धरे गए थे। और विजय नायर जब गिरफ्तार किए गए, जो अरविंद केजरीवाल के मुंह लगे थे, उनके करीबी थे, और अरविंद केजरीवाल की दया दृष्टि से ही एक कैबिनेट मंत्री को अलॉट घर में रह रहे थे दिल्ली में। तो विजय नायर की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि अगर विजय नायर जैसा मामूली कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किया जा रहा है ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, तो फिर पूरी आम आदमी पार्टी को तैयार रहना चाहिए गिरफ्तारी देने के लिए, क्योंकि अब कोई भी गिरफ्तार हो सकता है। यानी अरविंद केजरीवाल को पता था कि विजय नायर उनकी कमजोर नस हैं, कमजोर कड़ी हैं, और विजय नायर की गिरेबान तक अगर जांच एजेंसियों का हाथ पहुंच चुका है तो बचेगा कोई नहीं। तो अरविंद केजरीवाल इसीलिए चिल्लाते थे कि सब नपेंगे, अब सब जाएंगे, सब गिरफ्तारी के लिए, जेल जाने के लिए तैयार रहो। 8-8, 10-10 महीने तो जेल में रहना ही पड़ेगा। 8-8, 10-10 महीने रहना पड़ेगा, ये अंदाजा भी इन्होंने कैसे लगाया? क्योंकि आमतौर पर पीएमएलए एक्ट में जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो इतने दिन तो रहना ही पड़ता है, जेल की रोटियां तोड़नी ही पड़ती है। ये इतिहास है,
बहुत सारी गिरफ्तारियां इस देश में अलग अलग राज्यों में हुई है, उनका वही हाल हुआ है। इसके बाद फिर साहब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसा गया। तो ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वीडियो जारी करते थे कि ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड मारने की तैयारी कर रहे हैं। फिर जब वो रेड वेड पड़ी तो इन्होंने ये कहना शुरू किया कि चवन्नी भी नहीं मिली और उनके बैंक लॉकर भी खंगाले गए, उनका घर भी खंगाला गया, उनके गांव का घर भी खंगाल लिया, कुछ नहीं मिला। मनीष सिसोदिया धर लिए गए, गिरफ्तार कर लिए गए। 16 महीने से वो भी जेल में है, उनकी जमानत नहीं हो रही। इसके बाद संजय सिंह का नंबर आ गया। संजय सिंह को तो सपने में भी एहसास नहीं था कि ईडी के पास क्या-क्या जानकारियां आ चुकी हैं और क्या-क्या सबूत हैं। और फिर लास्ट में के कविता उससे पहले 15 मार्च को हैदराबाद से धरी गई, जो केसीआर की बेटी हैं और एमएलसी भी हैं तेलंगाना में। और उसके 6-7 दिन के भीतर ही अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने उठा लिया, शीश महल से उठा लिया। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले हाय तौबा मचाई जा रही थी, छाती पीटी जा रही थी, सिर पीटा जा रहा था, एक पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और वो तो निर्दोष हैं, उनका तो कोई लेना-देना नहीं है, चवन्नी भी नहीं मिली है। अब अरविंद केजरीवाल की भी जमानत के लाले पड़ रहे हैं। इसके बावजूद कि एक से एक धुरंधर वकील इन्होंने निचली अदालत से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक खड़े कर रखे हैं। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम किसी भी बड़ी कार्रवाई से पहले जिस तरीके से स्यापा करते थे, स्यापा करना शुरू करते थे, छाती पीटते थे, कहीं वही तरीका तो राहुल गांधी नहीं अपना रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की वो सारी घोषणाएं, सारी चेतावनियां सब इनको याद हैं। इनको ये भी पता है कि तमाम षड्यंत्रों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद ये नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाए हैं। तो एक तो 5 अगस्त आ रही है साहब, आज 2 अगस्त को तो हम बात ही कर रहे हैं और 5 अगस्त को 2 शुभ काम ये सरकार ऑलरेडी अतीत में कर चुकी है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370-35 से विदा हो गए थे। स्पेशल स्टेटस का जो उसका दर्जा था, वो वापस सरकार ने ले लिया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है, वो अब पूरी दुनिया ने देख लिया है। आतंकवादी बहुत बड़े पैमाने पर मारे गए, उनके कमांडर मारे गए, उनके संरक्षण दाता मारे गए, उनको जो फंड पहुंचता था, वो सारी कड़ियां तोड़ दी गई। अलगाववादी अपने घरों में घुस गए, इनके हिमायती सारे देश के भीतर भी और देश के बाहर भी। और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ और वहां की गवर्नर और तमाम दूसरी डिग्निटीज की मौजूदगी में अयोध्या में भगवान राम के पवित्र मंदिर का शिलान्यास किया था। तो 2-5 अगस्त ऐसी रही हैं उनके कार्यकाल में जिन पर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है। मैं ये तो नहीं कहता कि इसी 5 अगस्त को राहुल गांधी या कुछ दूसरे एक्यूज के खिलाफ कोई कड़ी और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, पर मुझे लगता है कि 5 अगस्त को ये सरकार कुछ ना कुछ करेगी जरूर और इसका हमें इंतजार है। राहुल गांधी के खिलाफ जैसी उनको आशंका है, उस आशंका को देखते हुए कि साहब ईडी जो है वो छापा मारने जा रही है मेरे घर पर, तो मैं बाहें फैला करके उनका स्वागत करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है मोदी सरकार को और वो फैसला कर चुकी है, जिसकी वजह से इनका रोज-रोज का नृत्य हमें देखने को मिल रहा है, तो ये संभवतः 15 अगस्त के समारोह के बाद होगी।
यानी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से भाषण होगा और उसके बाद ये कार्रवाई कभी भी हो सकती है। लेकिन साहब, हड़कंप मचा हुआ है कांग्रेस के अंतःपुर में, और कांग्रेस के ही नहीं, सारे विरोधी दलों के खेमे में यही हाल है। जब से रिजल्ट आए हैं, जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आप मुझे एक भी बयान दिखा दीजिए उन सारे नेताओं का जो लोकसभा चुनाव से पहले छाती ठोक करके नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे। सब या तो चुप हैं या गुटरगू कर रहे हैं, गले से बाहर आवाजें नहीं निकल रही हैं। इससे पता चलता है कि पूरे विरोधी खेमे में क्या आलम है इस समय खौफ का। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकॉन का ऑल वाला बटन जरूर दबाएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की ये शिकायत है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं। ऑल वाला दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। फिर भी नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप नए वीडियो के लिए जब आप YouTube खोलते हैं तो सर्च में जाकर के ओमकार चौधरी लेटेस्ट या OCN नेटवर्क टुडे या लेटेस्ट करके सर्च करेंगे तो नया वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।